आप लोग को निर्भया केस के बारे में याद ही होगा अभी भी। निर्भया केस जब हुआ था, उसमें जब मुजरिमों को सज़ा मिली थी, तो उसमें एक नाबालिग लड़का था। उसके बाद कानून में कुछ परिवर्तन किए गए थे, क्योंकि वो जो नाबालिग लड़का था 3 साल के बाद वो छूट जाता है और अब दूसरे नाम से वो अपनी ज़िंदगी काट रहा है। तो उस टाइम में कानून में ऐसे प्रावधान नहीं थे कि जिसके तहत उसे सज़ा मिल सके। 3 साल के बाद उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि नाबालिग था। आज उसी से रिलेटेड कुछ घटना है। जो लड़का तो है नाबालिग, जिसकी उम्र है 17 साल, लेकिन इससे उम्र कैद की सज़ा मिलती है, क्योंकि जज का कहना था कि ये ऐसा घिनौना करतूत किया है, ये जो कि बड़े बड़े लोग भी करने के लिए सोचेंगे। ये नाबालिग है तो क्या है, लेकिन इसका गुनाह ही इतना बड़ा है कि इसे बाहर रहना सही नहीं होगा, इसकी सज़ा यही होगी। इसे उम्र कैद मिलती है। उसी घटना के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रभात। मैं आप लोग के बीच आज मध्य प्रदेश के गुना एक जगह है, वहाँ की घटना लेकर आया हूँ। ये घटना 18 मई 2017 की है। 5 दोस्त वहाँ रहा करते थे। पाँचों दोस्तों में अच्छी खासी दोस्ती थी। एक हेमंत नाम का लड़का होता है, जिसके पिताजी ऑफिसर होते हैं सिंचाई विभाग में। अच्छा खासा परिवार था। भाई में भी वो अकेला था और थोड़ा सा जिद्दी प्रवृत्ति का बच्चा था। उसे गाड़ी चढ़ने की लत लगती है, बाइक चलाने की। वो अपने पिता को बोलता है कि मुझे एक बाइक लेनी है। मैंने उस बाइक को देखा है, उसका कागज पत्र भी ठीक है और 40,000 में दे देगी, न्यू बाइक है। तो उसके पिता तो पहले तो मना करते हैं, लेकिन वो इतना जिद करता है कि उसके जिद के सामने उसके पिता टिक नहीं पाते हैं। उसे 40,000 रुपये देते हैं। उसके साथ एक और दोस्त होता है, हनी। हनी और हेमंत दोनों जाता है बाइक खरीदने के लिए। वहाँ से हेमंत घर वापस शाम में नहीं आता है, तो उसके पिता को थोड़ा सा चिंता होती है। उसके और भी दोस्त होते हैं, ये लोग क्लोज 5 दोस्त होते हैं। पांचों दोस्त से उसके पिता पूछते हैं कि हेमंत को किसी ने देखा है। और हनी जो उसके साथ गया रहता है, उससे भी बात करते हैं। तो हनी बोलता है कि मुझे घर पे छोड़ दिया, फिर इसके बाद ये अकेला चला गया। और दोस्त से भी बात होता है, लोकेश लोढ़ा, ऋतिक, हनी, लेकिन सब ने बताया कि हम नहीं देखे हैं उसको कुछ बहुत देर से। तो उसके पिता को जब आशंका होती है, तो वो चले जाते हैं पुलिस थाने। पुलिस थाने जाने के बाद वो कंप्लेन लिखवाते हैं कि मेरा बेटा सवेरे से गया, अभी तक आया नहीं, गया था बाइक खरीदने। पुलिस को सारी बात बताते हैं। पुलिस भी सोचती है कि नया उम्र का लड़का है, गया था बाइक लेने, 40,000 रुपये पास में है, तो चला गया होगा घूमने फिरने, आ जाएगा वापस। पुलिस एक्टिव नहीं होती उस टाइम में। फिर सुबह होती है। फिर 8 बजे तकरीबन उसके पिता के मोबाइल पे फ़ोन आता है और उसके पिता को बोला जाता है कि अगर तुम अपने बच्चे की सलामती चाहते हो तो 50,000 रुपये मैं तुम्हें जब बोलूँगा, जिस जगह पे बोलूँगा उस जगह पे पहुँचा देना, नहीं तो तुम्हारे बच्चे मारे जाएंगे। तो जैसे ही इसके पापा ये सुनते हैं, तो उस टाइम में तो बोलते हैं कि डन, मैं इंतज़ार करूँगा आपके फ़ोन का, कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही फ़ोन करता है तो वो चुपचाप पुलिस थाना चले जाते हैं, और पुलिस थाना जाने के बाद पुलिस को सारी बात बताते हैं कि ऐसे से कॉल आया था। तब जाके पुलिस एक्टिव हो जाती है। पुलिस को लगती है कि ये अपहरण का मामला है। पुलिस उसके पिता से पूछताछ करते हैं कि आपके बेटा किसके किसके साथ रहता था और कहाँ कहाँ जाना आना था। उसके पिता सारे दोस्तों के बारे में बताते हैं। पुलिस जब आती है छानबीन करने, तो ऋतिक नहीं होता है और सब दोस्तों से बात होती है। ऋतिक जब नहीं मिलता है तो पुलिस को शक होता है ऋतिक पे कि हो न हो ऋतिक ही किडनैपर हो, या
ऋतिक का भी साथ में किडनैपिंग हो गया हो, तो पुलिस पहले ऋतिक को खोजने के लिए, तलाश करने के लिए उसकी छानबीन करते हैं। जब फ़ोन आया था तो पुलिस को वो नंबर उसके पिता दिए थे, तो वो नंबर इंदौर का था। एक पुलिस की टीम इंदौर जाती है चेक करने के लिए कि कहीं कुछ सुराग मिले। फिर अगले दिन 19 तारीख को शाम के टाइम में एक अधजली लाश मिलती है। लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस जाती है उस जंगल में, तो वो ऋतिक की लाश होती है। पुलिस काफ़ी अचंभित होती है कि जिस पे हम लोग शक कर रहे थे उसकी लाश मिली है। और उसी के कुछ दूर बाद एक मोबाइल फ़ोन मिलती है जो कि हेमंत का ही फ़ोन था, और उसके पिता के पास भी जो फ़ोन गया था वो हेमंत के ही मोबाइल से गया था। तो पुलिस यहाँ कड़िया जोड़ती है कि अगर ऋतिक का कुछ इसमें हाथ होता तो ऋतिक को किसने मारा। अगर ऋतिक का हाथ नहीं है तो ऋतिक की लाश के पास हेमंत का मोबाइल कैसे, और हेमंत का भी कुछ पता चल नहीं रहा था। तो पुलिस को कहीं ना कहीं इन दोस्तों पे शक होने लगती है कि जरूर कुछ ना कुछ माजरा है जो ये हमसे नहीं बता रहे हैं। पूछताछ के लिए इधर हनी होता है और लोकेश लोधी और एक अन्य दोस्त होता है। जब इन तीनों से पूछताछ होती है तो जो अन्य होता है वो बताता है कि हम उस दिन थे नहीं, हम दूसरे जगह गए थे। पुलिस छानबीन करती है तो सही में वो दूसरे दिन रहता है, तो वो शक की निगाहों से हट जाता है। अब बचा दो, एक लोकेश और एक हनी। तो हनी से भी पूछताछ की जाती है, लोकेश से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन ये सब कुछ नहीं बताते हैं, बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है। फिर अगले दिन लोकेश की भी लाश मिलती है। पुलिस और अचंभित हो जाती है कि एक एक करके दोस्तों की लाश मिल रही है, ऋतिक की, फिर लोकेश की, और इधर हेमंत का कुछ पता चल नहीं रहा है। तो पुलिस हनी को उठाता है और उसके साथ सख्ती से पूछताछ की जाती है और उसके फैमिली के बारे में पता करता है। तो पुलिस को पता चलती है कि उसकी माँ रेनू, जो कि तलाकशुदा थी, अपने पति को छोड़ के अपने बच्चे के साथ इस मोहल्ले में रह रही थी, और वो पावरफुल महिला थी। पावरफुल कहे तो उसके घर पे क्रिमिनल हो या नेता टाइप के लोग हो या पुलिस प्रशासन के लोग हो, इन सबों से उसका बातचीत बना रहता है। काफ़ी पावरफुल महिला होती है। तो पुलिस उसकी माँ को भी उठाता है, तो हो न हो कहीं इस सबका ही हाथ हो, नहीं तो इसके भी जान पे खतरा हो। तो यही पूछने के लिए पुलिस जब उठाती है, सख्ती से पूछताछ करती है, अलग अलग दोनों माँ बेटा से पूछताछ करती है, माँ को अलग, उसके बेटा को अलग। तो कुछ बातें उसकी माँ बताती है, कुछ बातें उसके बेटा बताता है। पुलिस जब दोनों की कड़ियाँ जुड़ती है तो कहानी एक नई सामने आती है। कुछ कहानी उसकी माँ को पता था, कुछ कहानी उसके बेटा को पता था। जब दोनों बताता है तो सबको पता चलता है। बात यूँ होता है कि उसकी माँ बताती है कि वो तलाकशुदा थी और उसे पैसे की भूख थी, और वो अच्छा अपना मेंटेन करना चाहती थी अपने आप को। तो इसके लिए वो अपने पति से तलाक लेके इस मोहल्ले में चले आई। और इसका बेटा होता है छोटा ही, 17 साल का उम्र होता है उसका, और हेमंत का भी वही 17 ही साल। सब नवयुवक ही थे, सब नाबालिग थे, सबका उम्र कम ही होता है सारे दोस्तों का। तो इसकी माँ का तो और लोगों के साथ आना जाना तो था ही, और एक दिन अपने बेटा को बोलता है कि तुम अच्छे लड़कों से दोस्ती किया करो। जैसे कि हेमंत अच्छा लड़का है, हेमंत से दोस्ती तुम करो। हेमंत से इसका बेटा दोस्ती करता है जो हनी होता है, और हेमंत का आना जाना इसके घर पे था, और अपने बच्चों के कारण उसकी माँ का नाम होता है रेनू, हनी की माँ का।
अपने बच्चों की दोस्ती के कारण रेनू भी उसके घर आते जाते थे, लोकेश, हनी, ऋतिक, इन सबों के घर। लेकिन हेमंत का इसके घर पे काफ़ी आना जाना था। एक दिन वाक़यात होता है कि हेमंत और हनी दोनों स्कूटी से जा रहे थे तो पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। ये अपनी माँ को फ़ोन करता है, जबकि पुलिस स्कूटी का चालान भी बना चुकी होती है। जब ये अपनी माँ को फ़ोन करता है तो इसकी माँ कॉल करती है, तो पुलिस बिना चालान के पैसे लिए स्कूटी छोड़ देता है। तो हेमंत इस चीज़ से काफ़ी प्रभावित होता है कि अच्छी इनकी जान पहचान है। और इसी बीच जैसे ही हेमंत इसकी माँ के को समझता है कि पावरफुल है, तो इसकी माँ इसके ऊपर नज़र डालने लगती है और इसके साथ संबंध बनाती है, हेमंत के साथ। आज संबंध बनाने के बाद इसको बोलती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तुम पैसे लेकर आया करो। तो हेमंत कभी पैसे चुरा के, कभी घर से गहने चुरा के माँ वाली, कभी गहने बेचकर हनी की माँ को दिया करता था और हेमंत का काफ़ी आना जाना था। तो हनी को कहीं ना कहीं कुछ खबर होती है और उससे ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये उसका दोस्त रहता है। तो ये अंदर से इसको ईर्ष्या रहता ही है हेमंत से, लेकिन इसको मौका नहीं मिल रहा था। जब ये बाइक जिस दिन खरीदने जा रहा था तो उस दिन हनी भी इसके साथ था। तो सोचा हनी कि आज इसके पास पैसे भी हैं और मौका भी है, क्यों ना आज ही इसका काम तमाम कर दिया जाए। तो इधर ऋतिक, लोकेश, हनी और हेमंत चारों दोस्त प्लानिंग बनाते हैं कि शाम को पीते हैं। जाके ये लोग बियर वगैरह पीते हैं और उसी बियर के बोतल से हनी पीने के बाद हेमंत के सर पे मारता है और उसको अच्छी तरह से पहले मारता है और उसी बियर के बोतल से उसका गला काट के वहीं पे मार देता है। मारने के बाद उसकी लाश को जला देता है ये तीनों मिलकर। फिर घर आता है और अपनी माँ को बताता है कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है। तो अगर अच्छी माँ होती तो पुलिस को इन्फॉर्म करती, बोलती कि बच्चे से गलती हो गया है, लेकिन बताए नहीं। उसकी माँ बोलती है कि अच्छा कोई नहीं, हम संभाल लेंगे, तुम लोग डरो नहीं, और पैसे का इंतजाम किया जाएगा इसी से। लाश को वो लोग जला के छिपा देते हैं पहाड़ियों में, किसी को पता नहीं चलता है। इसके बाद रीति को इसकी माँ सिखाती है कि तुम इंदौर जाओ और वहाँ से कॉल करो उसके पिता को और 50 लाख का डिमांड करना। क्योंकि इसकी माँ काफ़ी सीरियल देखा करती थी, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, इस सब टाइप की। तो उसको कुछ क्राइम के बारे में पता भी रहता है और कुछ ऐसे लोगों से मिलना जुलना भी था, तो क्रिमिनल माइंडेड थी वो। तो वो इस तरह से फ़ोन करवाती है, ऋतिक फ़ोन करता है। जब ऋतिक फ़ोन करके जब इंदौर से वापस लौटता है तो पुलिस की नज़र इस पर थी। जब ऋतिक को ये चीज़ पता चलता है तो ऋतिक थोड़ा डर जाता है और बोलता है कि हिस्से के पैसे तुम मुझे अभी दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ पुलिस को सारी सच्चाई बता दूंगा। तो ये लोग काफ़ी डर जाते हैं और दोस्त भी थे। तो ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि क्यों ना अब ऋतिक को रास्ते से हटा दिया जाए, जिसमें हनी, उसकी माँ और लुकेश। तो ये तीनों दोस्त जाते हैं पार्टी मनाने के लिए, बियर वगैरह पीने के लिए। उसकी माँ भी पीछे से चुपके से जा रही थी, उसके पीछे पीछे आती है। ये लोग पीते हैं, फिर हेमंत की ही तरह बियर की बोतल सर पे दे मारते हैं और फिर वो भी मर जाता है वहीं पे। फिर उसी तरह गला काट के पेट्रोल से आग लगा देना। फिर अगले दिन जब दो ख़त्म हो जाते हैं तो उसकी माँ बोलती है जब दो बाहरी ख़त्म हो ही गए हैं तो लोकेश का भी क्या करना, इसको भी मार ही देते हैं, तो सिर्फ माँ और बेटे बचेंगे, किसी को पता नहीं चलेगी। तो इसको भी ये लोग मार देते हैं, तो बचते हैं सिर्फ माँ बेटा। लेकिन पुलिस अगर चाहे तो कोई भी मुजरिम बच नहीं सकता है। इस केस में भी ऐसा ही होता है। दोनों माँ बेटे अपनी ज़बान खोल देते हैं जब पुलिस चार्जशीट बनाती है, जब इसको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो सब लोग हैरान थे कि एक माँ और एक बेटा मिलकर इतना बड़ा अन्याय, तीन तीन हत्या। तो इसी हत्या को देखते हुए जज बोलते हैं कि नहीं, ये
लोग बाहर रहने लायक नहीं है, तो मेन दोषी हनी को बनाया जाता है, इसके बाद इसकी माँ को, और दोनों की सज़ा उम्र कैद की होती है, दोनों जेल में हैं। ये सच्ची घटना सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बेचैन करना नहीं है, बस समाज में लोग जागरूक हों, इसके लिए हम आप लोगों के बीच ये कहानी सुनाते हैं।